हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने आवेश से संबंधित कुछ फैक्ट्स की चर्चा करी थी। जैसे पहली बात ही हमने ये चर्चा करी थी कि जब दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करवाया जाता है तो दोनों वस्तुओं में एक विशेष प्रकार का गुण उत्पन्न होता है, विशेष प्रकार का गुण, जिसे हमने आकर्षण या प्रतिकर्षण के बारे में अध्ययन किया था। दो वस्तुओं को घर्षण करवाने के पश्चात उनमें जो एक विशेष प्रकार का गुण आकर्षण या प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है, उस गुण को ही हम क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। आकर्षण का गुण कैसे? अगर दो वस्तुओं को अलग अलग पदार्थों से रब करवाया गया है और उनको अपने पास लेके जाएं, तो फॉर एग्जाम्पल हमने कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रब करवाया था, ऊनी कपड़े से, और जो एबोनॉइट की छड़ थी उसे हमने फर से रब करवाया था। तो जब कांच की छड़ को एबोनॉइट की छड़ के पास लेकर गए थे तो दोनों में आकर्षण बल का अनुभव हुआ था। इसी प्रकार से कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रब करवाने के पश्चात एक दूसरी कांच की छड़ ली और उसे भी ऊनी कपड़े से रब करवाया, और दोनों कांच की छड़ों को जब पास लेके गए, दोनों कांच की छड़ों को पास लेके गए तो दोनों कांच की छड़ों में प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ। इसी प्रकार एक एबोनॉइट की छड़ ली, उसे फर से रब करवाया, और दूसरी एबोनॉइट की छड़ ली, उसे भी फर से ही रब करवाया, और जब दोनों एबोनॉइट की छड़ को हम पास लेके गए तो उनमें भी प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ। तो थॉमस के प्रथम, द्वितीय और तृतीय एक्सपेरिमेंट में हमने ये पढ़ा था कि दो वस्तुओं को घर्षण करवाने के पश्चात उनमें एक विशेष प्रकार का जो गुण उत्पन्न होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण का, उसे ही हमने चार्ज या आवेश कहा था। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, सजातीय आवेशों में, एक ही प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न होता है, और जो विजातीय आवेश हैं उनमें आपस में आकर्षण का गुण उत्पन्न होता है। तीसरी प्रॉपर्टी ये थी, घर्षण करवाई गई दोनों वस्तुओं पर एक समान परिमाण में, परिमाण तो क्या होता है? समान, परंतु जो उन पर उत्पन्न आवेश है उनकी जो प्रकृति है वो प्रकृति क्या होती है? विपरीत। जैसे कांच की छड़ को जब ऊनी कपड़े से घर्षण करवाया था तो कांच की छड़ यदि धनावेशित हो रही है तो ऊनी कपड़ा क्या होगा? ऋणावेशित। जितने परिमाण से, जितने मैग्नीट्यूड से कांच की छड़ धनावेशित हो रही है, ठीक उतने ही परिमाण से ऊनी कपड़ा क्या हो रहा है? ऋणावेशित। तो दोनों पे जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो तो बराबर है, लेकिन प्रकृति, कांच की छड़ धनावेशित हो रही है जबकि ऊनी कपड़ा क्या हो रहा है? ऋणावेशित। फॉर एग्जाम्पल +2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे कांच की छड़ ने, तो ऊनी कपड़े ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। चौथी प्रॉपर्टी ये थी, घर्षण में प्रयुक्त टोटल जो निकाय है उस निकाय का कुल जो आवेशों का बीजगणितीय योग है वो कितना होता है? 0। फॉर एग्जाम्पल कांच की छड़ ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो ऊनी कपड़े ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे, इन दोनों को जोड़े तो +2 और -2 = 0। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। फिर हमने कुछ दैनिक जीवन में काम आने वाले अनुप्रयोग पढ़े थे। जैसे जो साधन पेट्रोलियम उत्पाद लेके जाते हैं उन साधनों के साथ जो जंजीर होती है उनकी पृथ्वी से संपर्क करती रहती है। इसी प्रकार जो वायुयान के या हवाई जहाज के जो टायर होते हैं वो सुचालक बनाए जाते हैं। तो हमने ये बात की थी कि इन दोनों ही प्रोसेस के दौरान जब वो सड़क पेट्रोलियम उत्पाद जब सड़क के साथ घर्षण करता हुआ चलता है या वायुयान जब रनवे पे घर्षण करता हुआ चलता है, तो दोनों ही कंडीशन में घर्षण के कारण बहुत सारा चार्ज उत्पन्न होता है। तो वो चार्ज जब पेट्रोलियम वाहन के टायर से होता हुआ उसकी बॉडी पर ट्रांसफ़र होगा तो पेट्रोलियम उत्पाद में चिंगारी या स्पार्किंग होने के कारण विस्फोट हो सकता है। तो वो जो आवेश है उस बॉडी से होता हुआ जंजीरों की सहायता से पृथ्वी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो वायुयान के जो टायर होते हैं वो टायर सुचालक होते हैं। सुचालक होने के कारण जब घर्षण के कारण उन पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो आवेश टायरों से होता हुआ पृथ्वी को ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रकार उत्पन्न आवेश को पृथ्वी में ट्रांसफर करने के लिए और एक हानि से बचने के लिए जो बहुत ही खतरनाक है उससे बचने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि उत्पन्न हुआ समस्त जो चार्ज है, जो सारा का सारा आवेश है, वो किसी न किसी प्रोसेस के द्वारा पृथ्वी में चला जाए, क्योंकि पृथ्वी सुचालक वस्तु है। इसीलिए
पेट्रोलियम उत्पाद के साथ धातु की जंजीरें जुड़ जाती है, उन जंजीरों से आवेश बॉडी से होता हुआ पृथ्वी में ट्रांसफर हो जाता है और वायुयान के टायर सुचालक बनाए जाते हैं ताकि वो जो घर्षण के कारण आवेश उत्पन्न हुआ है वो सुचालक टायरों से होता हुआ पृथ्वी को ट्रांसफर हो जाए और एक बहुत बड़े विस्फोट या हानि से बचा जा सके। इसी प्रकार हम एक बात करें, तीसरा जो हम बात करें, तांबे की कोई चालक वस्तु है और उसे आपने किसी अन्य वस्तु से घर्षण करवाया है और आपने उस तांबे की वस्तु को हाथ में पकड़ रखा है, जैसे मैंने इस मार्कर को पकड़ रखा है। तो तांबे की वस्तु या कोई भी धातु की वस्तु जिसे आपने किसी वस्तु से घर्षण करवाया है, तो घर्षण करवाने के बाद तांबे की वस्तु हमेशा उदासीन ही रहेगी। तांबे की वस्तु हमेशा क्या रहेगी? उदासीन। यानी धातु की वस्तु हमेशा क्या रहेगी? उदासीन रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि जो वस्तु आप घर्षण करवा रहे हो वो धातु या तांबे की है और हम जानते हैं धातु या तांबा क्या होता है? चालक होता है, सुचालक होता है। और हमारा जो मानव शरीर है वो भी क्या है? चालक है। तो धातु की वस्तु से यानी तांबे की वस्तु से जो तांबे की वस्तु पर आवेश उत्पन्न हुआ है वो हमारी बॉडी पर आएगा और बॉडी से ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? पृथ्वी में। इसलिए यदि आपने तांबे की वस्तु को आवेशित करना है तो तांबे की वस्तु को जब घर्षण करवाया जाता है तो घर्षण करवाने से पूर्व आपके दोनों हाथों में कुचालक पदार्थ के बने हुए ग्लव्स होने चाहिए, जिससे कि तांबे की वस्तु पर उत्पन्न चार्ज आपकी बॉडी पर नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी हाथों में ग्लव्स पहने हुए वो कुचालक पदार्थ है, वो आवेश ग्रहण नहीं करेंगे। तो सारा का सारा चार्ज तांबे की वस्तु पर रहेगा या धातु की वस्तु पर रहेगा और वो चार्ज जब धातु की वस्तु पर रहेगा तो वो पृथ्वी में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि धातु की वस्तु और आपकी ह्यूमन बॉडी के बीच में कुचालक पदार्थ का आवरण आ चुका है। इस प्रकार किसी भी धातु की वस्तु को आवेशित करने के लिए आपके हाथों में कुचालक पदार्थ के बने हुए ग्लव्स पहने हुए होने चाहिए। इसके पश्चात अब हमने जो बातें करनी है या हमने जो अध्ययन करना है वो हमारा टॉपिक है आज मात्रक पर, कि आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश की विमा क्या होती है, आवेश किस प्रकार की राशि है, अदिश या सदिश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवेश के मात्रक पर, यूनिट ऑफ चार्ज। तो आवेश का जो SI मात्रक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या MKS पद्धति में, वो जो मात्रक है वो है कूलाम और इसका जो नोटिफिकेशन है, जो सिंबल है वो है कैपिटल C। इसी प्रकार जो आवेश का CGS मात्रक है वो है आपका ESU। ESU का मीनिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई, क्योंकि यहाँ पे आवेश स्थिर है इसलिए से बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसी को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है। ESU को ही फ्रैंकलिन कहा जाता है। अब फ्रैंकलिन क्यों कहा जाता है? तो हमने आप पिछले वीडियो में बात की थी कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया था, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का नामकरण किया था, इसीलिए बेंजामिन फ्रैंकलिन को सम्मान देने के लिए उसी के नाम पर आवेश की सबसे जो छोटी यूनिट है उसका मात्रक रख दिया। तो ESU को ही फ्रैंकलिन कहा जाता है और ESU या फ्रैंकलिन आवेश का सबसे छोटा मात्रक है, आवेश की सबसे छोटी यूनिट है ये। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या है? फ्रैंकलिन। अब हम जानते हैं कि द्रव्यमान का जो MKS मात्रक है किलोग्राम होता है और द्रव्यमान का जो CGS मात्रक होता है वो ग्राम होता है। ये द्रव्यमान की बड़ी इकाई है और ये द्रव्यमान की CGS इकाई है, छोटी इकाई है। तो बड़ी इकाई और छोटी इकाई में क्या संबंध है कि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो जिस प्रकार द्रव्यमान की बड़ी और छोटी इकाइयों में संबंध है, ठीक उसी प्रकार आवेश की बड़ी और छोटी इकाइयों में भी आपस में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU। अब ESU कह लो या फ्रैंकलिन कह लो, एक ही बात है। ESU या फ्रैंकलिन। तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU।
नॉर्मली ESU ही यूज करता है, लेकिन सबसे छोटा मात्रक पूछ ले आपसे तो उसके फ्रैंकलिन के रूप में ही वो प्रदर्शित किया जाता है। फ्रैंकलिन छोटा मात्रक है, नॉर्मली फ्रैंकलिन को हम ESU ही कहते हैं। ESU फ्रैंकलिन एक ही बात है। तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU या फ्रैंकलिन। इसी के अलावा और भी मात्रक हैं, जैसे कि आवेश का एक मात्रक है EMU। EMU को कहते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट, और हिंदी में से बोलते हैं वैद्युत चुंबकत्व इकाई। और एक EMU जो है 3 × 10⁻10 ESU के इक्वल होता है। एक EMU इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU। और हम एक EMU को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10⁹ × 10⁻1 ESU, क्योंकि 10⁻9 और 10⁻1 आधार समान होने के कारण पावर आपस में जुड़ जाएगी, तो 9 और 1 10। अब यदि 3 × 10⁻9 और ESU की बात करें, 3 × 10⁻9 और ESU, तो 3 × 10⁻9 ESU किसके बराबर है? 1 कूलाम के। तो 3 × 10⁻9 ESU को तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 कूलाम। और मेरे पास क्या बचा है? 10⁻1, और 10⁻1 × 1 कूलाम कितना आया? 10 कूलाम। इसका मतलब एक EMU बराबर क्या आ गया? 10 कूलाम। तो EMU यहाँ बड़ा मात्रक हुआ और कूलाम क्या हुआ? छोटा मात्रक। तो एक EMU बराबर 10 कूलाम। ये संबंध भी इंपॉर्टेंट है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर 10 कूलाम। जिस प्रकार आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है, उसी प्रकार आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी होता है। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है फैराडे। फैराडे वैज्ञानिक है, उसी के सम्मान में मात्रक दिया गया फैराडे। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि मैं फैराडे बोल रहा हूँ, फैरड नहीं कह रहा, फैरड नहीं है ये, फैराडे। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक ESU या फ्रैंकलिन, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक एक फैराडे, और एक फैराडे में 96,500 कूलाम। ये फैराडे है, फैरड नहीं है। फैरड धारिता का मात्रक होता है, जो हम आगे स्टडी करेंगे। इसके अलावा यूनिट है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और एक EMU में 3 × 10⁻10 ESU होते हैं, या एक EMU बराबर 10 कूलाम होते हैं। तो ये आवेश के मात्रक थे। इसी प्रकार आवेश के अन्य मात्रक भी हैं। तो आवेश के अन्य मात्रक क्या है, हम उसकी चर्चा भी करते हैं यहाँ पर। आवेश के अन्य मात्रक जैसे 1 मिली कूलाम, 1 मिली कूलाम। आपको ये सिंबल याद करना है, क्योंकि इन सिंबल्स का न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। 1 मिली कूलाम, 1 माइक्रो। मैं थ्योरी में से लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, लेकिन आपको सिंबल याद रखने हैं कि मिली का सिंबल स्मॉल है, माइक्रो का सिंबल म्यू, इसे म्यू कहते हैं, म्यू। 1 माइक्रो कूलाम। इसके अलावा 1 नैनो कूलाम, 1 नैनो कूलाम, नैनो के लिए स्मॉल m। पीको कूलाम, इसे पीको भी कहते हैं, पीको कूलाम। तो 1 मिली का मतलब 10⁻³ कूलाम, 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम, 1 नैनो का मतलब 10⁻9 कूलाम, और 1 पीको का मतलब 10⁻12 कूलाम। तो ये आवेश की क्या है, अन्य मात्रक। और इन सभी वैल्यू का न्यूमेरिकल में यूज़ होगा, इसलिए आप इनके सिंबल जरूर याद रखें, मिली, माइक्रो, नैनो और पीको। अब हम बात करते हैं कि आवेश की विमा क्या होती है और आवेश किस प्रकार की राशि है। तो आवेश जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, अदिश राशि। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि आप पिछले वीडियो में आवेश क्यों उत्पन्न होता है। आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों के
स्थानांतरण के कारण। एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण दिशा पे निर्भर नहीं करता। आप दोनों वस्तुओं को किसी भी दिशा में लेकर घर्षण करवा लीजिए, जिस वस्तु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन को त्यागने की है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, जिस वस्तु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करनी है वो ग्रहण ही करेगी। तो किसी वस्तु की इलेक्ट्रॉन को त्यागने की या ग्रहण करने की प्रकृति दिशा पर निर्भर नहीं करती, इसलिए आवेश एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। अब बात करते हैं आवेश की विमा की। तो हम धारा की परिभाषा जानते हैं। धारा होती है आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर। तो Q बराबर होता है IT। और हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो धारा है वो मूल मात्रक है, जो समय है T वो मूल मात्रक है, और धारा I जो मूल मात्रक है उसका जो विमीय प्रतीक चिन्ह होता है वो कैपिटल A होता है, और जो समय मूल मात्रक है उसका भी प्रतीक चिन्ह कैपिटल T होता है। तो इसकी जो विमा होगी A1T1, या हम यूँ कहें M0 L0 T1A1, एक ही अर्थ है दोनों का। तो आवेश की विमा होती है A1T1। इम्पोर्टेंट है, आगे काफ़ी टॉपिक्स में यूज़ होगी आवेश की विमा, इसलिए आप इसे याद जरूर रखें। तो ये आवेश की विमा होगी। तो आज हमने आवेश की प्रॉपर्टीज़ जो हमने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब की थी वो दोबारा डिस्कस कर ली। आवेश के मात्रक पढ़ लिए, आवेश के सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे, आवेश के अन्य मात्रक, आवेश राशि किस प्रकार की, अदिश, और आवेश की विमा। अब हम पढ़ते हैं आवेशों के मूलभूत गुण। आवेशों के मूलभूत गुण, आवेशों की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। तो आवेशों के 4 मूलभूत गुण हैं। कितने मूलभूत गुण हैं? 4। सबसे पहला है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है आवेशों का क्वांटीकरण, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और फोर्थ और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आवेशों की निश्चरता, आवेशों की निश्चरता, निश्चरता। इंडिपेंडेंस ऑफ चार्जेस। तो ये आवेशों के 4 मूलभूत गुण हैं। अब यहाँ ये बात रखने वाली है कि मूलभूत, पेपर में क्वेश्चन आता है आवेशों के कोई 2 गुण लिखिए। आवेशों के कोई 2 गुण लिखिए, इसका मतलब होता है कि आप इनमें से भी कोई 2 गुण लिख सकते हैं। और इससे पहले जो हमने 5 प्रॉपर्टी पढ़ी थी पिछले वीडियो में, और जो मैंने आती स्टार्टिंग में आपको डिस्क्राइब की थी, उनमें से कोई भी आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो। लेकिन अगर ये वर्ड आ जाए कि आवेशों के कोई 2 मूलभूत गुण लिखिए, फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो ये 4 ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में और जो पिछले वीडियो के लास्ट में हमने बात पढ़ी थी, वो आवेशों की सिंपल प्रॉपर्टीज़ है। ये आवेशों के मूलभूत गुण हैं। तो आवेशों के मूलभूत गुण 4 हैं: आवेशों की योज्यता, आवेश संरक्षण, आवेशों का क्वांटीकरण और आवेशों की निश्चरता। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आवेश संरक्षण, क्योंकि ये आसान है और हमने पिछले वीडियो के लास्ट में इसी बात को छोड़ा था डिस्क्राइब करके। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या है? किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है, किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है।
किसी भी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि घर्षण से पूर्व जो आवेश था घर्षण के बाद भी उतना ही आवेश रहता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक कांच की वस्तु थी और आपके पास एक ऊनी कपड़ा था। मैं एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे ये मान लेता हूँ, मान रहा हूँ मैं कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके पास आपके पास 13 इलेक्ट्रॉन है, और ये घर्षण से पूर्व की बात है, घर्षण से पूर्व। तो कुल जो चार्ज है दोनों वस्तुओं पर, कुल जो आवेश है घर्षण से पूर्व दोनों वस्तुओं पर, वो कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 13 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 13 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 23 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं घर्षण के बाद की, कि घर्षण के बाद क्या होगा। तो हमने ये पढ़ा था थॉमस के एक्सपेरिमेंट में, कांच की वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है। फॉर एग्जाम्पल, कांच की वस्तु ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। कितना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया? 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। तो कांच की वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन रह गए 9, और उन्हीं कपड़े ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास 14। तो घर्षण के बाद अगर हम कुल आवेश टोटल फाइंड करें कि कुल आवेश कितना आएगा, तो आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन प्लस 14 इलेक्ट्रॉन, अभी भी आपके पास 23 इलेक्ट्रॉन ही आ रहे हैं। इसका मतलब घर्षण से पूर्व जो कुल आवेश था, घर्षण के बाद भी आवेश उतना ही है, केवल आवेश का स्थानांतरण हुआ है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। आवेश ना तो हमने बढ़ाया है, ना ही आवेश हमने घटाया है। तो कुल मिला के आवेश संरक्षण की जो स्टेटमेंट है वो हमें क्या प्राप्त होगी? आवेश संरक्षण के नियमानुसार किसी निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। ये आपका आवेश संरक्षण का नियम है। और ये आवेश संरक्षण का नियम आप किसी भी केमिकल रिएक्शन जो आप केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं वहाँ भी लागू होता है, कि अभिक्रिया से पूर्व जितना टोटल चार्ज है, अभिक्रिया के बाद भी टोटल चार्ज उतना ही रहता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी फिजिकल रिएक्शन में घर्षण के कारण या जो भी अदर एक्टिविटी है जो हम बाद में अध्ययन करेंगे, सभी के अंदर आवेश क्या रहता है? नियत रहता है। तो ये आपका आवेश संरक्षण का नियम कंप्लीट हो गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, किसी निकाय का कुल आवेश सदैव क्या रहता है? संरक्षित। अर्थात न तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं, न ही हम आवेश को नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला मूलभूत प्रॉपर्टी है, जो अगला मूलभूत गुण है, वो क्या है? आवेशों की योज्यता। जो पहली प्रॉपर्टी थी आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। योज्यता का मतलब, योज्यता का अर्थ जो होता है वो होता है ऐड करना, जोड़ना। तो तात्पर्य क्या होगा? किसी भी निकाय का कुल आवेश, किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित सभी वस्तुओं के
सभी वस्तुओं के आवेशों के योग के बराबर होता है। आवेशों के योग का मतलब हमारा यहाँ से बीजगणितीय योग है, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है और जो राशि अदिश होती है वहाँ पे सदैव बीजगणितीय योग ही लागू होता है। किसी भी निकाय का कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं के आवेशों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर। फॉर एग्जाम्पल, ये एक निकाय है और इसके पास 3 वस्तुएं हैं ए, बी और सी। अगर ए के पास +2 चार्ज है, बी के पास -2 चार्ज है और इसके पास +3 चार्ज है, तो कुल जो आवेश होगा इस निकाय का, कुल जो आवेश है इन सभी वस्तुओं के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। तो +2q और -2q कैंसल, तो आवेश कितना आया, +3q। इसी प्रकार से कोई और निकाय है, ये इसके पास 3 वस्तुएं हैं P, Q और R। P पे जो चार्ज है +3q, Q पे जो चार्ज है -4q और R पे जो चार्ज है +2q। तो इस निकाय का जो कुल आवेश है वो कितना आएगा, जोड़ लीजिए, +3q -4q -2q, तो +3q -4q और -2q -6q, तो 6q में से 3q गए -3q, कुल चार्ज। इसी प्रकार से कोई एग्जांपल है, जैसे कि हमने कांच की छड़ को ऊनी कपड़े से रब करवाया था, तो कांच की छड़ और ऊनी कपड़ा, मान लीजिए कांच की छड़ में 2 इलेक्ट्रॉन थे आगे, तो कांच की छड़ पे +2q चार्ज और ऊनी कपड़े पे -2q, तो इसका जो कुल आवेश है वो कितना आएगा, 0। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी निकाय का जो कुल आवेश है वो उस निकाय में उपस्थित सभी वस्तुओं के, जितनी भी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अगर उन निकाय में उपस्थित सभी वस्तुओं के आवेशों का बीजगणितीय योग धनात्मक आ रहा है तो कुल आवेश धनात्मक हो सकता है, यदि योग ऋणात्मक आ रहा है तो ऋणात्मक हो सकता है, और यदि योग टोटल 0 आ रहा है तो 0 भी हो सकता है। ये 3 एग्जाम्पल इसीलिए बताएं आपको, 1 नंबर एग्जाम्पल, 2 नंबर ये इसका आंसर है, 2 नंबर एग्जाम्पल का आंसर ये रहा, और 3 नंबर एग्जाम्पल का आंसर ये रहा। ये बताया गया है कि किसी निकाय का कुल आवेश पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। ये बात भी आने वाले आगे टॉपिक्स जो है हमें उसमें हेल्प करेगी। तो आज हमने आवेशों के 2 मूलभूत गुण पढ़े हैं, एक तो आवेश संरक्षण और एक आवेशों की योज्यता। अगले वीडियो में हम आवेशों के क्वांटीकरण पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और जो हमारा एक जो मूलभूत गुण है सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आवेशों की निश्चरता। ये 2 मूलभूत गुण है, सबसे इम्पोर्टेंट है और समझने वाले हैं, तो इसमें हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और पूरा समय देकर इसे समझेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आज टॉपिक करवाया गया, जो कंटेंट दिया गया, वो आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम अगले वीडियो में दोबारा से रूबरू होते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।